चलो बेटा, चलो लास्ट लेक्चर वाले जो होमवर्क थे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ओके, देखो ये क्वेश्चन था, याद है मैंने दिया था कि एक कंटेनर है और उसकी टोटल हाइट है 21 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है? और मैंने ये पूछा था कि कितनी हाइट तक उसमें वाटर फिल किया जाए कि अगर ऊपर से कोई इसको ऑब्जर्व करे इस तरीके से तो वो उसको हाफ फिल्ड नजर आए, आधा भरा हुआ नजर आए। पक्का? देखो छोटा सा पॉइंट समझना, इसको मैं दो तरीके से तुम्हें सॉल्व कर देता हूँ। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा गलत अप्रोच लगा लेते हैं, उनको जरा समझना। जैसे मैंने तुमसे बोला कि अगर यहां तक मान लो तुमने पानी भरा, कितनी हाइट तक? h हाइट तक। सपोज अगर तुम्हारी आई साइड यहां लगी है, प्लीज ये थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी आई साइड इस जगह पे है, जस्ट वाटर सरफेस के ऊपर यानी एयर में, और ये कौन सा मीडियम था? एयर थे। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा सोचो, तुम आधा भरा हुआ नजर आए तो तुम किसको देख रहे होगे? बॉटम को। बॉटम कहां है? यहां पे। ये हाइट कितनी है? तुमने h मानी है। पक्का? कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? एयर से। पक्का? तो बताओ डी एपरेंट कितना हो गया? डी एपरेंट इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओवर 0/1 प्लस h अपॉन 4/3। यहां 4/3 रखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4/3 3 ऊपर चला गया। पक्का? तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 3h/4, और ये डी एपरेंट है। ये डी एपरेंट तुमको उसने पहले ही कहा है कि अगर तुम ऐसे देखो तो कितना भरा हुआ नजर आए? टोटल हाइट का बाई 2, यानी आधा भरा हुआ। टोटल हाइट कितनी है? 21/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 21/2। समझ आएगा नहीं है? तो 21/2 विच इज इक्वल टू 3h/4। ये इससे गया, ये कितना मतलब 7, ये इससे गया 2, इधर आ गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? 14, और सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो गया। एक तो ये है, ठीक, सबको समझ आया ना? कुछ लोगों ने इसको कैसे किया मैं वो भी तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट कुछ लोग इसे मानते हैं। ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 लाइन का क्वेश्चन था यार। अब देखो एक और चीज समझाता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे डील करते हैं, वो क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आता। उनकी डीलिंग कैसे होती है? उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि इसकी हाइट कितनी थी? 21। ये कितनी हाइट का कंटेनर था? 21। और उन्होंने अपनी आई साइड यहां लगा दी इस जगह। कोई बात नहीं, उन्होंने यहां से ऑब्जर्व किया। समझ आ रहा है? जब यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां भी तो एयर ही है। पक्का? तो चलो क्या लिखेंगे? डी एपरेंट। डी एपरेंट इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओवर, ये डिस्टेंस कितनी है? इतनी तुमने कितनी मानी? h। ये टोटल कितनी है? 21। तो ये कितनी बची? 21 माइनस h डिवाइडेड बाई 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 4/3, 3 ऊपर चला गया। ये समझ आया? अब उन्होंने गलती क्या करी है? गलती जरा समझना क्या करा है। उन्होंने इसको रख दिया है 21/2, ये गलत है। मैंने तुमको ये बात समझाई थी, याद करो, मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और कोई बंदा यहां से देखता है इस जगह से, मैंने ये समझाया है, तो वो ऑब्जेक्ट यहां नजर आता है। यार ये डिस्टेंस y थी और ये डिस्टेंस d थी, ये मैंने पढ़ाया तुमको लास्ट लेक्चर में। समझ आ रहा ना? तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर ये ऊपर शिफ्ट कर देते हो, मान लो तुम आई साइड को यहां शिफ्ट कर देते हो इस जगह पे, इस जगह पे, और ये डिस्टेंस मैंने मानी थी d1, तो मैंने कहा अगर यहां से कोई देखेगा तो उसके लिए डी एपरेंट क्या होगा? उसके लिए डी एपरेंट होगा 1 डिवाइडेड बाई d1 अपॉन, बल्कि ऐसे डायरेक्ट लिखो, उसके लिए डी एपरेंट होगा d1 प्लस y, क्योंकि y तो यहां से देखने पे है ना, और यहां एयर में ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं, ये ऐड कर देनी होती। पक्का? तो सोच यहां से डी एपरेंट तुम्हें कितनी नजर आ रही थी जब यहां से देखोगे? 21/2, और उसमें क्या ऐड कर देना है? ये और ये तुम्हें पता ही है। तो इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 21/2, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि हाफ फील्ड नजर आए। दिस इज डी एपरेंट, और प्लस कहां से ऑब्जर्व करो? यहां की बजाय यहां से ऑब्जर्व करो, तो ये कितना ऊपर चले गए? ये चले गए तुम 21 माइनस h, ये वाली डिस्टेंस ये ऐड कर दी। अब ये इसके बराबर होगी, तो देखो 21 माइनस h और प्लस 3h/4, तो ये डिस्टेंस तो अपने आप ही चलेगी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं।
अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अब क्या हो गया, 21/2 इज इक्वल टू 3h/4 विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये भी कैलकुलेट किया। तो तुम यहां से ऑब्जर्व करोगे तो डी एपरेंट थोड़ी ना, डी एपरेंट तो वो तो फिक्स ही रहेगी ना। तुम एयर में तुम थोड़ा यहां से देखो, थोड़ा यहां से देखो, थोड़ा यहां से देखो, वो तो हाफ फील्ड ही नजर आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि थोड़ा ऊपर से देखो तो तुम्हें पूरा भरा हुआ नजर आए, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो डी एपरेंट वही रहेगा। लेकिन अगर तुम यहां से देख रहे होगे तो डी एपरेंट जो आया उसमें वाटर सरफेस से ये वाली हाइट ऐड करनी पड़ेगी ना। तो यहां से देखने पे डी एपरेंट तुम्हें कितना नजर आ रहा है, यहां से देखने पे वाई आ रहा था कि नहीं आ रहा? अब तुम थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो डी एपरेंट तो वही रहा, लेकिन यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी ना वाई में। जैसे यहां से देखा तो वाई प्लस डी। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब चलो इधर देखते हैं और एक चीज समझो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन था, याद आ रहा है कि नहीं यार? इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें तुम्हें एक चीज गिवन है, क्या दिया गया, तुमसे ये कहा जा रहा है कि ओ डैश ऑब्जर्वर है और ये कह रहा है कि डी एपरेंट ऑफ फेस कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ओ डैश यानी ऑब्जर्वर। ये क्या नजर आ रही है, S1। इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसको तुम मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये x है और ये y है। ये वैल्यूज का यूज कुछ नहीं है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जरा तुम सोच के देखो, अगर तुम ये वैल्यू लिखोगे तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, डी एपरेंट ऑफ फेस विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। तो ये ऑब्जर्वर हुआ, कौन सा मीडियम है, एयर। 1 ब्रेकेट ओवर x/1 प्लस y/μ, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माना मैंने, म्यू कैलकुलेट करना। अच्छा जरा यहां देखो S2, ये कौन लिख रहा है, ये डी एपरेंट ऑफ ओ डैश। ओ डैश कौन ऑब्जर्व कर रहा है, फेस। कहां से ऑब्जर्व कर रही है, वाटर से। तो जहां से ऑब्जर्व कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर, ब्रेकेट ओवर। इसमें कितनी डिस्टेंस है, y डिवाइडेड बाय म्यू, और प्लस इसमें कितनी डिस्टेंस है, x, और एयर है तो 1। तुम अगर ढंग से देखो तो ये एक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? और देख एक इक्वेशन ऊपर है, वो क्या है, S1 इज इक्वल टू, वहां ध्यान देना, 1 ब्रेकेट ओवर x/1 प्लस y/μ। देखो ये दोनों नंबर सेम है, ये और ये, y/μ प्लस x/1 प्लस x/1, ये उड़ गया। तो म्यू इज इक्वल टू S2/S1। ये इतने ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है, बट लॉजिकल है। मतलब कई बार बच्चे ये डिस्टेंस ढूंढते रह जाते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। वो समझ आया कि नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो एक और चीज तुम्हें कराते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चंस रिलेटेड भी है, कई बार डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। नीट जेडबल दोनों में पॉसिबिलिटी है, तो एक बार उसको समझ लो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें शिफ्टिंग डायरेक्ट पूछी जाती है और हमें ये नहीं पूछा जाता है कि एपरेंट डिस्टेंस क्या है, बट शिफ्टिंग की बात की जाती है। पहले मैं तुम्हें सिंपल एक उसमें समझाता हूं, फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चंस और हम रिलेट कर पाएंगे। पहले उस बात को समझना है। जैसे मैंने तुमसे कहा यहां पे एक स्लैब है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना, ओके। और यहां पे एक स्लैब है, मैंने तुमसे कहा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ मान लेता। चलो ये डिस्टेंस मैंने मान ली d1 है, ये डिस्टेंस है d2। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2 है, ओके। बाहर ये सराउंडिंग है, बात क्या, सराउंडिंग, ओके। सराउंडिंग का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लेता हूं, एक में भी, चलो अच्छा अलग अलग मान लिया जाएगा, चलो कोई बात नहीं। यहां ऑब्जेक्ट रखा है कुछ ऐसे, अलग अलग मान लेते हैं तो जनरलाइज हो जाएगा, ज्यादा बेटर है। सब कुछ यहां, दिस इज ऑब्जेक्ट और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ0 और यहां है ऑब्जर्वर। क्वेश्चन समझना, ये ऑब्जर्वर है, ओके। मैंने तुम्हें ये डिस्टेंस दी है d3, बट ये डिस्टेंस नहीं दी है, इसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें भी समझ आएगा, बट फिर भी समझना। मैं तुमसे कहा कि यहां से कोई ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, हर एक जगह का मीडियम है। तुम बताओ ये ऑब्जेक्ट उसको कितना शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, शिफ्टिंग निकालनी है। अच्छा अब लॉजिकली समझना, मान लो, एज्यूम कर लो कि ये डिस्टेंस है d0, कितनी डिस्टेंस है d0।
टोटल रियल डिस्टेंस कितनी है, जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, जरा देखो, d0 प्लस d1 प्लस d2 प्लस d3, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से d एपरेंट निकालूं तो d एपरेंट कितना, कहां से देख रहे हैं ये, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट ब्रैकेट ओवर d0 अपॉन म्यू नॉट प्लस d1 अपॉन म्यू 1 प्लस d2 अपॉन म्यू 2 प्लस d3 अपॉन म्यू 3। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते रहना बेटा। सोच, ये रियल और ये एपरेंट है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं? अगर मैं शिफ्टिंग निकालूंगा, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, अगर मैं शिफ्टिंग निकालूंगा विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो वो क्या होती थी, रियल डिस्टेंस माइनस डी एपरेंट। चलो, रियल डिस्टेंस कितनी है जरा देखो, d0 प्लस d1 प्लस d2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं लिख सकता था, बट मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि एक बार तुम इसको फील कर लो। नहीं, डायरेक्ट भी एक लाइन में लिखा जा सकता है, बट समझो इसमें जरा ये देखो, तुम बताओ क्या म्यू नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो सोचो अगर पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, म्यू नॉट यहां गया तो म्यू नॉट उड़ गया, यार प्लीज समझ जाओ, म्यू नॉट अंदर गया तो म्यू नॉट गया, फिर यहां म्यू नॉट बाई म्यू 1, समझ आ रहा है? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझना, इसको मैं लिखूंगा d0 प्लस म्यू नॉट अपॉन म्यू 1 d1 प्लस म्यू नॉट अपॉन म्यू 2 इंटू d2 प्लस म्यू नॉट अपॉन म्यू 3 इंटू d3। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? अब तो जब सब्ट्रैक्ट करेगा, ये समझ आ रहा है ना, अंदर मल्टीप्लाई ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा माइनस d0, ये माइनस, ओके। अब चलो देखो, d0 यहां माइनस का इसके साथ आएगा और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। अब समझना, यहां लिखो d1 ये बचा, और यहां माइनस आएगा तो यहां आ जाएगा माइनस म्यू नॉट बाई म्यू 1 d1 प्लस क्या लिखो, d2 ये लिखो, और यहां क्या लिखोगे, माइनस, ये माइनस अंदर आएगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव म्यू नॉट अपॉन म्यू 2 d2, ये प्लस d3, और यहां ये माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू 3 और d3, ये ब्रैकेट में आ गया। अब देख जरा और थोड़ा समझना, d1 कॉमन ले लो, तो d1 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू 1 दिस वन प्लस d2 कॉमन ले लो, यहां क्या आएगा 1 माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू 2 d2 तो बाहर ले लिया प्लस d3, ये d2 बाहर ले लिया ना इससे, d3, और यहां क्या आएगा 1 माइनस म्यू नॉट अपॉन म्यू 3। देखो समझने वाली बात ये है कि दिस इज शिफ्टिंग, ये सबको याद रखना है। अब हो क्या रहा है, देख, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में होता है, ठीक है, शिफ्टिंग कभी भी उसकी स्लैब से उस डिस्टेंस पे मैटर नहीं करती। यहां कहीं भी d0 नहीं आया, वो कैंसिल आउट हो गया। शिफ्टिंग किसकी वजह से हुई, इस स्लैब की वजह से, इस स्लैब की वजह से, और नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये भी एक तरह से एक स्लैब ही मान सकते हो, उसके नीचे मान लो वो रखा है। तो हमेशा याद रखो, इसका मतलब अगर कहीं पे शॉर्टकट लगाने की बात की जाए और आपसे कहा जाए कि ये एक स्लैब है, ढंग से अंडरस्टैंड करना, अगर ये स्लैब है और मैं कहूं कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जस्ट इस जगह पे, स्लैब के जस्ट नीचे यहां पे रखा है, पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, और मैंने कहा कि इसको कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, यहां से ऑब्जर्व करना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ2 और इसका मान लिया μ1, इसको कई बार एयर भी कर देंगे। शिफ्टिंग किसकी वजह से होगी, इस स्लैब की वजह से। देख इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं ना, इसमें तो जीरो ही है ना, तो तुम अगर शिफ्टिंग लिखोगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ढंग से ध्यान देना, ये वाली डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो इसकी स्लैब की थिकनेस मान लो कितनी है, d, तो क्या लिखोगे, d ब्रैकेट ओवर 1 माइनस μ1 अपॉन μ2। जहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा होता है वो मीडियम बाहर आता है, ऊपर आता है, ढंग से समझना।
ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा था, म्यू नॉट से। देख स्लैब कितनी थी, d1 थिकनेस की, तो d1 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस ऑब्जर्वेशन वाला मीडियम डिवाइडेड बाय उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट अपॉन म्यू वन। अच्छा ये देख d2 थिकनेस आ गई पक्का, फिर 1 माइनस कौन सा मीडियम जहां से ऑब्जर्व कर रहा है, और नीचे उस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी देख ये थिकनेस कितनी है, d3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है d3, तो d3 1 माइनस ऑब्जर्वेशन वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सिंपल बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा मान लो इसी में एक एग्जांपल है, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम्हें दिखाया। अच्छा मान लो मैं तुमसे बोलूं एक स्लैब ये, अब बोलो इसकी थिकनेस मान लो d है, और मैं कह दूं यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, और ऑब्जर्वर यहां है, ढंग से समझना, ऑब्जर्वर बोल दूं इस जगह पे, दिस इज ऑब्जर्वर पक्का, और ये भी एयर कर दिया, ये भी एयर कर दिया, ठीक, थिकनेस केवल ये दी है, ये भी डिस्टेंस नहीं दी और ये भी डिस्टेंस नहीं दी, तब भी इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों मीडियम सेम है। करके दिखाता हूं देखो। अच्छा तो मान लो ये डिस्टेंस कुछ है d0, ओके, और इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x, मैटर ही नहीं करेगा, तुम देख लो, फिलहाल तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूं। बताओ d एपरेंट कितना, d एपरेंट इज इक्वल टू, ढंग से बताना, एयर 1 ब्रैकेट ओवर x बाई 1 प्लस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेना, d अपॉन म्यू प्लस d नॉट बाई 1। ये आया कि नहीं आया? अब सोच रियल डिस्टेंस कितनी है ज्योमेट्रिकल, वो है x, सॉरी इसको कुछ x नॉट मान लो यार ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना, x नॉट प्लस d नॉट पक्का। अब सोच इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर तो शिफ्टिंग कितनी होगी, शिफ्टिंग इज इक्वल टू x माइनस d एपरेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो x कितना ये, तो देख x नॉट हो गया और d नॉट हो गया यार, समझ आया कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है पक्का। अब देख d माइनस ये बचेगा, मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं तुमको, ध्यान से देखना, तो ये बचेगा d और ब्रैकेट ओवर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तुम खुद एक बार ये चीज ऑब्जर्व करके देख सकते हो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां x नॉट लिखा है ना, 1 तो गया भाई, ये d बाई म्यू और यहां d नॉट लिखा है, d नॉट d और x नॉट उड़ गए, अरे माइनस हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा d बाई म्यू, तो d बाहर ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, खत्म। तो अगर ये दोनों के मीडियम सेम हुए ना तो इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, केवल स्लैब ही शिफ्ट करेगी उसको, बाकी कुछ नहीं। और अगर वो मीडियम होगा इस वाले में, अगर ये मीडियम है यहाँ पे तो फिर वो डिस्टेंस दी जाएगी तो वो लास्ट में आएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा, बहुत बेसिक चीजें हैं बट इनमें लोग बहुत गलतियां करते हैं, छोटी छोटी इसमें ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार वो ये शिफ्टिंग निकाल रहे होते तो उनका इस वाले मीडियम को ऊपर रख देते, नहीं, जहां पे ऑब्जर्वर है वो वाला मीडियम हर जगह पे ऊपर आएगा, तुम ढंग से समझ लो। और उस स्लैब पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नीचे आ जाएगा, 1 माइनस करते चले जाना, सीधे सीधे आंसर आएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल देख लेता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ये क्लियर हुआ सबको? देखो छोटी छोटी बातें यार, ये तो अभी तो ये टॉपिक ग्रो हो रहा है, इसमें तो इतनी मजा आएगी तुम्हें, जितने इसमें वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट भी आएंगे, है ना, थोड़ा सा मजेदार चीजें बनेंगी। ये एग्जांपल्स दोनों अपने उसमें नोट्स में बना लेना, एक ये और ये, ठीक है। इसमें तो कोई बिल्कुल टच करके रखा है, इसलिए वो डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो कंसीडर नहीं किया गया। ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा था, यहां से पक्का। अब देखो अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं, एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, ओके, टाइम समझना। चलो मैं तुमसे कहूं कि ये जो स्लैब है इनकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस भी 2 सेंटीमीटर, हर एक की थिकनेस तुम्हें दी गई है, कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ओके, ये दिया गया। बल्कि ये ना ही दो, मेरे क्या करना है, देने नहीं इसको, ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैंने तुमसे कहा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने कितना है, सपोज दिस इज लाइक 1.2, 1.3, 1.4, कुछ भी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैंने मान लिया इस तरह से दिया गया, ठीक। मैंने तुमसे कहा यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है, वर्टिकली देख रहा है वो, है ना, नॉर्मल,
नॉर्मल देखेगा तभी वो चीज आएगी। ये समझ आया? बताओ शिफ्टिंग कितनी, ये ऑब्जेक्ट यहां से कितनी डिस्टेंस पे नजर आएगा, ये शिफ्ट कितना हुआ। या कई बार ऐसे बोला जाता है कि इसकी इमेज इस स्लैब से कितना नीचे बढ़ रही होगी, तुम्हें शिफ्टिंग निकालनी है। तो शिफ्टिंग निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, और यहां पे एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, और ये भी एयर है। तो बताओ शिफ्टिंग क्या लिखोगे? हर एक स्लैब शिफ्ट करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी। बाहर एयर है तो 1 आना चाहिए। ओके, इसकी थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। क्या लिखो? 2 ब्रेक इट ओवर 1 माइनस 1/1/2 प्लस 2 ब्रेक इट ओवर 1 माइनस 1/1.3 प्लस 2 ब्रेक इट ओवर 1 माइनस 1/. ये कैलकुलेट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये शिफ्टिंग है डेल्टा वाई, इतना शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमें इन डिस्टेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती अगर सब जगह है। हाँ, यहाँ का मीडियम कुछ और होता तो मुझे ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ती, फॉर्मूले में भी लिखा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये एक एग्जांपल आपको क्लियर हुआ? ओके, इसमें अगर लोगों के पास एससी वर्मा है तो एससी वर्मा में एक क्वेश्चन दिया गया, वो आप ट्राई करना, वो अच्छा है थोड़ा और भी। ओके क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। चलो, जितना अच्छे से इन सब चीजों को समझोगे उतना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। है बहुत छोटी छोटी बातें। देखो अब चलो थोड़ा बहुत मिरर लगाते हैं, दिखाते हैं तुमको, एक दो चीजें और करते हैं। फिर एक दो तुम्हें होमवर्क भी देंगे, है ना? देखो कैसे, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक कंटेनर है। ओके, ये एग्जांपल्स हैं, चलो ये मैं करा दूंगा, फिर इससे अच्छा तुम्हें एक और दूंगा। ओके, इस कंटेनर में मैंने तुमसे बोला कि यहां तक पानी भर दिया गया। क्या भर दिया गया? पानी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। ओके, यहां पे एक मिरर लगा दिया गया। यहां क्या लगा दिया गया? मिरर। ये प्लेन मिरर। ओके, आपको बोला कि जो पानी भरा गया है वो भरा गया है 20 सेंटीमीटर तक, और आपसे बोला गया है कि जो वाटर सरफेस है उससे मिरर की जो हाइट है दिस इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रही है? और आपसे कहा गया है इसके बॉटम में अंदर एक ऐसा कोई कॉइन पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ आ रहा है? यहां क्या पड़ा है? एक कॉइन, यहां ये ऑब्जेक्ट अंदर पानी के अंदर बॉटम में रखा हुआ। आपको बताना है इस कॉइन की इस मिरर से जो इमेज बनेगी, अंडरस्टैंड करना, इस कॉइन की इस मिरर से जो फाइनल इमेज बनेगी वो वाटर सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे होगी। देखो अंडरस्टैंड करो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो कॉइन है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी इस मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस वाटर सरफेस से निकालनी है। वाटर सरफेस ये है। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या लॉजिक होता है तुम वो समझना। इमेज किसको बनानी है? मिरर को। बेसिक लॉजिक समझो। इमेज किसको बनानी है? मिरर को। पक्का इमेज तो मिरर को बनानी है ना। अब अगर सोचो हम, अगर मान लो मैं एक प्लेन मिरर होता तो मुझे मेरे से जितनी डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट नजर आएगा उतने पीछे मैं इमेज बना दूंगा। बेसिक लॉजिक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो मैं एक प्लेन मिरर हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना, और मेरे सामने मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, भले पानी हो कुछ भी भरा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं केवल इतना देख रहा हूं कि मैं मिरर हूं और मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, भले बीच में पानी हो, ग्लिसरीन हो, ग्लास हो, उससे कोई लेना देना नहीं। उनके पीछे कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने अपने यहां से देखा, मुझे वो ऑब्जेक्ट जहां पे अपीयर होगा, जहां दिखेगा, अगर वो डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो उतने ही पीछे में क्या बना दूंगा? इमेज। ये बात समझ आ रही? अब ये पता करने के लिए तुम ऐसा सोचो कि अगर तुम यहां पे मिरर पे, कैसे मिरर पे अगर तुम ऐसे चिपक जाओ तो बताओ तुम देखो या मिरर देखे एक ही बात है। अगर तुम यहां मिरर पे चिपक गए तो तुम देखो या मिरर देखो एक ही बात है। अब सोच अगर ये ऑब्जर्वर बन गया, ठीक है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है? यहां एयर है, यहां तो कुछ है नहीं। सोच, तो अगर ये ऑब्जर्वर है और किसको ऑब्जर्व कर रहा है? इसको, तो बताओ डी एपरेंट कितना? दिस इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट ओवर 25/1
प्लस ये डिस्टेंस कितनी 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, सिंपल। तो डी अपरेंट कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस ये कितना हो गया 5 और ये 15, तो विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अभी ये आंसर नहीं है, प्लीज समझना। अब इस मिरर को ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है 40 सेंटीमीटर पे। रियलिटी देख, रियलिटी में समझना, 25 ये और 20 ये, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई टोटल 45, लेकिन नजर कहां आ रहा है 40 पे। इसका मतलब हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट सही है ना, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, समझ आया कि नहीं है? तो बताइए मिरर देखेगा तो मिरर कितना देख रहा है 40, तो मिरर कहेगा मैं उतने ही पीछे क्या बना दूंगा इमेज, तो यहां कहीं बन गई इमेज और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 40। अब देख, गलतियां कराने के लिए वो तुमसे क्या पूछा, मैं ये भी कह सकता था कि मिरर के पीछे इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा वाटर सरफेस से। ऑप्शन देगा तो उस ऑप्शन में 2-3 बातें डालेगा, मान लो ऐसे बोलेगा तो ऑप्शन में एक ऑप्शन तो यही डालेगा 40, दूसरा ऑप्शन ये डालेगा, दूसरा ऑप्शन ऐसा कह सकता है कि लाइक 25, तीसरा ऑप्शन ये कह सकता है कितना लगभग हो जाएगा 85 ऐसा, और मान लो एक ऑप्शन ऐसे डाल देगा। देख अब इसमें बात समझना, ये कितनी है 25 और ये कितनी है 40, तो कितना हो जाएगा 65। तो बच्चे की गलती कहां पे होती है, कई बार वो डी अपरेंट निकाल लेता है और वो क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ लेता है और उसमें अगर 40 आंसर दिया डी अपरेंट निकाल के खुश और खटाक से आंसर टिक गलत। कई बार वो क्या करता है, जैसे वो 25 भी मान लो ये देख लिया तो यहीं पे बनाने की कोशिश करता है। तो मेन चीज क्या होती है, तुम्हें इस सरफेस से इमेज पूछी जा रही है, तो जो तुम डी अपरेंट निकालोगे ना वो मिरर सरफेस से निकली उतना पीछे बनाओगे, तो ये 40 हुआ, लेकिन मिरर इसके सरफेस से वाटर सरफेस से कितनी डिस्टेंस है 25, तो 25 और 40 कितना हो गया 65, तो आंसर कितना है 65। सिंपल लॉजिक। मेरे हिसाब से तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। ओके चलो और देखो, अब तुम्हें एक होमवर्क देता हूं जो तुम्हें करना है, ठीक है, वो भी तुम समझ लेना कैसे। देखो ये थोड़ा अच्छा होगा, मैं तो वो सिंपल से किया है, पर तुम्हें होमवर्क एक खतरनाक से दूंगा, क्योंकि होमवर्क है और घर पे तुम लोग फ्री तो हो, तो इसलिए अच्छे क्वेश्चंस करो घर पे। मतलब जिसने कर लिया इस क्वेश्चंस को तो समझ लेना कि उसके पास दिमाग है। हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना, यहां पे भर दिया मैंने पानी, क्या भर दिया पानी, कितने हाइट तक, बल्कि मैं पानी क्यों मानूं, मैं बोल रहा हूं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सब अननोन में करेंगे ज्यादा मजा आएगी। इसकी हाइट कितनी है h, ओके। इसमें कहीं बीच में एक जगह पे फिश है, मछली, कहां पे वो मैं तुम्हें दिखा, ये रही मछली, ओके। और मछली के आई साइड से ये जो डिस्टेंस है ये है h/2, ओके। इसके बाद इससे जस्ट ऊपर यहां पे एक बर्ड है, ओके, जो फ्लाई कर रही है, और ये फिश और ये बर्ड ऊपर ही है, और उसकी इससे डिस्टेंस दी गई है h, ओके। अब ये बहुत आसान है, लेकिन बेटा थोड़ा समझना, मैं इस सरफेस को कर देता हूं सिल्वर, यानी मैं इसको क्या बना देता हूं मिरर। आप समझ आए? अब मेरा क्वेश्चन सुनना, तभी तुम्हें थोड़ा जीवन में मजा आएगा। देखो मैं क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि बर्ड अगर फिश को देखे तो वो कहां नजर आए, ऐसे हम बहुत बार कर चुके हो, ये एक लाइन का है ना। या मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि फिश अगर बर्ड को देखे तो वो कहां नजर आएगी, नो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, इस फिश की इधर कहीं इमेज बन रही होगी, मिरर में बन रही होगी ना। अरे यार ये मिरर है, तो बता इस फिश की इमेज मिरर में बनेगी नहीं बनेगी, उस इमेज को ये बर्ड अगर देखे तो वो उसको कहां नजर आएगी। अंडरस्टैंड हुआ मेरा क्वेश्चन? अगर ये वाली बर्ड इस मछली की इमेज को देखे तो वो उसको किस प्लेस पे नजर आएगी,
यानी कि आपको निकालना है डी एपरेंट ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये तो पहला हुआ। अब इस बर्ड की भी तो इस मिरर में इमेज बन रही होगी, ऑब्वियसली बन रही होगी भाई, उसमें क्या है? ये एयर है, ध्यान रखना, दिस इज एयर, और इसका रिफ्लेक्टिव रिएक्शन दिया गया है। अगर इस बर्ड की इमेज इस मिरर में बन रही होगी कहीं ना कहीं नीचे, उसको फिश देखे तो वो उसको कहां नजर आएगी? क्वेश्चन 2 है, एपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, पहला क्वेश्चन ये। फिर एपरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, दूसरा क्वेश्चन ये। यानी कि एक बार फिश की इमेज को अगर बर्ड देख रही है तो वो उसको कहां नजर आएगी, ये निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर बर्ड की इमेज को फिश देख रही है तो वो उसको एपरेंटली कहां नजर आएगी? डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, वो बहुत बकवास क्वेश्चन है, वो हमें करना भी नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपने कर लिया तो मतलब दिमाग है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसके बाद इसमें और एक दो चीजें मैं तुम्हें कराता हूं। आज का थोड़ा पार्ट इसलिए मैं क्वेश्चंस ओरिएंटेड ले रहा हूं क्योंकि हमने इसकी थ्योरी पढ़ रखी थी। अगर इस पे तुम थोड़े से क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो फिर ये टॉपिक तुम्हारा थोड़ा वीक रह जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि इस तरह की एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये थोड़ा करना आप लोग घर पे। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूँ, थोड़ा जरूरी है उसको डील करना। हालांकि अभी स्लैब वगैरह में बहुत सारी चीजें आएंगी और उसके क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे, बट मैं एक पार्ट को ले लेना चाहता हूं। बेसिकली एक वेलोसिटी से रिलेट कर लेता हूं कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हें वेलोसिटी के मिलेंगे और उसमें बहुत अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं मतलब क्वेश्चंस। तो वो देखो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, बाद में उसकी बातें करते हैं। मान लो मैंने तुमसे बोला एक बाउंड्री है, सपोज ये। अभी स्लैब वाले क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, स्लैब के साथ मिरर वाले क्वेश्चंस और आएंगे, उनको सब कराऊंगा, उनके एग्जांपल्स में दूंगा, सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। बट एक पहले ये डील कर लेते हैं। मान लो ये एक बाउंड्री है, ठीक है, और मैंने तुमसे कहा कि इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इस साइड, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। चलो इधर μ1 मान लेते हैं, इधर μ2 मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। ओके, ये बाउंड्री है। इधर कोई मीडियम है μ2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और इधर मीडियम क्या है 2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। और आपको कहा गया है कि यहां एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज B, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज A। A B को देख सकता है और B A को देख सकता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, और मैंने तुमसे कहा कि ये इधर की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और ये इधर की तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से। पहले सिंपल डीलिंग करते हैं, समझते हैं ये रियलिटी में क्या है। इसमें बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं, बट रियलिटी अगर आप मानो इसमें, तो मैं तुम्हें जिस लॉजिक से इसको बताऊं, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर तुम वो कॉन्सेप्ट हमेशा लगा के फॉलो करोगे तो तुमसे इस क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं हो सकती। लेकिन जल्दबाजी करने के चक्कर में बच्चे इसमें गलत करते हैं। बस तुम्हें 2 स्टेप में डील में करूंगा, बट तुम्हें वो समझना होगा। पहले तुम्हें इसकी पूरी थ्योरी बता देता हूं कि रियलिटी में ये है क्या। देखो, मैं निकालना क्या चाहता हूं, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये निकालना है क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन क्या है? B वाला जो ऑब्जेक्ट है वो A को कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। नालायकी मत करना, कुछ लोग कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी V2 है, इसकी V1 है, इस पे ये देख रहा है तो इस पे बैठ जाओ, इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट करो, लगा दो तो V1 प्लस V2। वो एयर में होता था, इसका मीडियम है μ2, इसका मीडियम है μ1, तो वो नहीं लगेगा, वो तो सब एयर के लिए वैलिड है। इस पे बैठो, अपोजिट करो, लगा दो, वो सब अलग चीज है। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये लोग तो बस खत्म, आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना है, तो थोड़ा समझना होगा इसको। ओके, देखो, अच्छा तुम एक बात बताओ, किसी भी डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है अगर डायरेक्शन हो। समझ आ रहा है यार? समझ। तो मैं एक चीज समझाता हूं। मैं तुमसे कहूं कि अगर तुम मुझे एक बात बताओ जो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, सब लोग निकाल सकते हैं। मैं तुमसे कहूं कि डी एपरेंट निकालो, डी एपरेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये सब लोग कर सकते हैं। किसका डी एपरेंट निकाल रहे हैं? बी का। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। देख सकते हो।
अगर ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे तो ए ऑब्जर्वर हो गया ना, और बी क्या हो गया, एज ए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर किस मीडियम में, म्यू1, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू1 जो ऑब्जर्वर है जिस मीडियम में वो बाहर लिखो, ब्रैकेट लगाओ, x1 अपॉन म्यू1 प्लस x2 अपॉन म्यू2। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये डिस्टेंस अगर x1 है और डिवाइडेड बाय म्यू1, ये डिस्टेंस x2 है डिवाइड बाय म्यू2। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है डी एपरेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा सोच, ये डिस्टेंस ही तो है, क्या मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं? यस कर दो जरा, देखो डी बाई डी टी ऑफ डी एपरेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो म्यू1 कांस्टेंट की तरह बाहर है, तो ये बाहर आ जाएगा, पक्का समझ आ रहा है ना? तो इसको कैसे लिखोगे, म्यू1, और इधर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या है, 1 अपॉन म्यू1 dx1 बाई dt प्लस 1 अपॉन म्यू2 dx2 बाई dt। आई थिंक ये सबको मैंने सिखाया। ये 1 अपॉन म्यू1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x1 का किया तो dx1 बाई dt, फिर 1 अपॉन म्यू2 बाहर आ गया और x2 का किया तो dx2 बाई dt। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डिस्टेंस ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वही तो बेसिकली ये है, यानी हम क्या बोलेंगे, वी एपरेंट क्या, वी रियल तो होगा नहीं क्योंकि मीडियम अलग अलग है, तो क्या लिखोगे, वी एपरेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हो, ए के रिस्पेक्ट में, समझ आया? दिस इज इक्वल टू, ढंग समझना यहाँ पे, ये म्यू1 हो गया, यहां क्या आएगा, ये क्या लिखा है, dx1 by dt। इसमें तुम इसको वेक्टर हटा दो, क्योंकि वेक्टर जब दिया जाएगा, वेक्टर के लिए क्या होगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट तरीके से लगाएंगे, ध्यान देना। तुम एक बात सोचो, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x1। एक बाउंड्री के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, और कोई भी डिस्टेंस अगर इंक्रीज करती है तो उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां क्या लिखोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा v1, तो यहां आएगा v1 अपॉन म्यू1 प्लस ये डिस्टेंस भी बढ़ रही है, ये इधर जा रहा है, अरे यार इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ही तो v1 है बेटा। अच्छा बताओ, ये बाउंड्री तो फिक्स है, सोच ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है किस रेट से, v1 से, तो dx1 by dt क्या हो गया, v1। अब ये x2 है तो x2 का रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, v2। तो फाइनल जो आंसर आया वो आया v एपरेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू म्यू1 ब्रैकेट ओवर v1 अपॉन म्यू1 प्लस v2 अपॉन म्यू2। याद रखना ये कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, बहुत सारे लोग इस फॉर्मूले को रट लेते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं रटने की। क्यों, अगर सोच ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा होता तो क्या ये डिस्टेंस कम हो रही होती, तो क्या हम dx2 by dt को यहाँ नेगेटिव रखते, तो क्या यहाँ एक माइनस आ जाता। तो ये जनरलाइज थोड़ी ना, वो तो डिपेंड करेगा कि बाउंड्री से उसकी डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसके साइन के हिसाब से इसको रखा जाता है। तो प्लीज बी केयरफुल, ये बात ध्यान रखनी है और अच्छे से तुम्हें समझना है। ओके, एक सेकंड इसको जल्दी से देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, एकदम तुम्हें समझ आ गया होगा, 1% कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये फाइनल फॉर्मूला है। अच्छा बताओ, अगर ए को बी देखना चाहता कोई फर्क नहीं, यहां क्या बाहर आ जाता, म्यू2, बाकी सब तो यही रहते हैं ना यार, पक्का सबको समझ आ रहा है। ओके चलो और देखते हैं। एक इसमें एक और फायदा होता है, कई बार बच्चे इसे समझते नहीं है, बट एक थोड़ी सी चीज तुम मेरी बात ढंग से सुनना। अच्छा बताओ, मैं तुमसे अगर ऐसे कहूं, दो बाउंड्रीज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d0, ये फिक्स्ड है, ये रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। ओके, वही वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही। देखना, यहां एक ऑब्जेक्ट है b, इधर जा रहा है b2 से,
यह एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा है v1 से, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ढंग समझना पक्का। आपको निकालना है ये a है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या लिखोगे d एपरेंट। ढंग से लिखाना सिखा रहा हूं, वैसे समझना। तो d एपरेंट कौन देख रहा है, d एपरेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कौन देख रहा है, ये उसको देख रहा है। कहां से देखा जा रहा है, μ1 ब्रैकेट ओवर, इसको कुछ मान लो x1 और इसको x2 मान लो, तो क्या लिखोगे x1 अपॉन μ1 प्लस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 मान लो, ये बीच का, समझ आ रहा है ना, बीच का, ये जो स्लैब के बीच का है, तो इसको क्या लिखोगे d0 अपॉन μ0 प्लस x2 अपॉन μ2। ये आया कि नहीं। एक फायदा क्या होता है, मैं तुम्हें इसलिए इस तरीके से करना सिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है तुम्हारे लिए। तुम जो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या लिखोगे, वेलोसिटी एपरेंट b की किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये v1 बन जाएगा पक्का। तो क्या लिखोगे μ1, यार डिफरेंशिएशन करोगे ना तो dx1 by dt, तो ये आ गया v1, देख v1 अपॉन μ1 प्लस ये देख नंबर कांस्टेंट है, μ0 भी कांस्टेंट और d0 भी कांस्टेंट, ये दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो ये बीच से गायब हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा v2, dx2 by dt, v2 हो जाएगा। देखिए वही फॉर्मूला बन गया, फिर से वही आया। और मैंने पॉजिटिव क्यों रखा है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं। तो सोच अगर बीच में कोई डिफरेंट स्लैब भी आ जाए और मीडियम अलग हो, बस ये डिस्टेंस ना बदल रही हो, तो इनकी वेलोसिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहले वाले केस के लिए था वही बाद वाले के लिए था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हें ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो और आगे देखो। अच्छा, तुम ऐसा सोच सकते हो क्या, तुम्हें एक चीज और समझाता हूं। कई बार क्या होता है, बच्चे उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते, बट उसको थोड़ा समझना चाहिए आपको। क्या, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहां पे स्लैब है, ठीक है, ये होमवर्क ही करके रखना, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ओके। यहां पे एक ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जेक्ट है बल्कि, है ना, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है। यहां क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक। इसके अंदर को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो दिया गया 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और टी जो है वो टाइम है। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको करना यह है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश, ये फाइंड करनी है, और ये फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो, मैं करके दिखाऊं तुम्हें एक, फिर एक मैं दूंगा तुम्हें, मजा आएगा। चलो एक मैं कर देता हूं, देखो। तो मुझे बताओ, तुम्हें निकालना है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब बात ये है कि ये रेस्ट पे, ये मूव नहीं कर रहा है, ये कहीं नहीं मूव कर रहा है, ये कहीं नहीं मूव कर रहा है, बट इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। ये थोड़ी अजीब बात लगती है कि ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी नजर आएगी किसको, ऑब्जर्वर को, ऑब्जेक्ट की। ये बढ़िया चीज है, मतलब आप इसको थोड़ा समझना। तो मैंने तुम्हें जो तरीका बताया, अगर उसको फॉलो करोगे तो जीवन में कभी कोई गलती नहीं होने वाली, ये पक्का मान लो। तुम ये डिस्टेंस को मान लो x0, इसको मान लो कुछ d0, पक्का चलेगा, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा बताओ, स्लैब नहीं मूव करे, ये नहीं मूव करे, तो d0 कांस्टेंट है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये नहीं मूव कर रहा है, तो ये x0 कांस्टेंट है कि नहीं। d एपरेंट लिखो, चलो बताओ d एपरेंट कितना, d एपरेंट किसका लिखना है तुम्हें, o का, किसके रिस्पेक्ट में, o डैश में, कितना आएगा, कौन ऑब्जर्व करे, ये बाहर, यहां एयर ही मान लेना अभी फिलहाल, या आगे क्वेश्चन में चेंज होगा तो कुछ और भी हो सकता है। तो मैं लिखूंगा 1 ब्रैकेट ओवर d0 by 1 प्लस यहां कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 डिवाइडेड बाई t, t कितना है, सॉरी म्यू कितना है ये, तो यहां आ जाएगा 2 और यहां चला जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको नीचे रखोगे तो 2 नीचे आ जाएगा और ये नंबर ऊपर चला जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा x0 डिवाइडेड बाई 1। ये आया समझ में?
क्या इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? एक लाइन का क्वेश्चन था, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इज इक्वल टू, ये देख नंबर कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये नंबर भी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसका डिफरेंशिएशन अगर ढंग से देखो तो ये आ जाएगा 5 और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में? 2t और 1 का तो जीरो होना, तो इनटू 2t यानी कि 10t। और तुम्हें कितने सेकंड में चाहिए था? 2 सेकंड में। तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इज इक्वल टू 10 into 2 which is equal to 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर पर डिस्टेंस देखिए, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब देखने में ये खतरनाक लगता है कि ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है और रिफ्रैक्टिव तक बदल रहा है, बच्चे पूरा कंफ्यूज होते हैं। बट आसान क्वेश्चन। अब क्या ये नीट में नहीं आ सकता? 2 लाइन का क्वेश्चन है यार, जरूर आ सकता है, समझ गए ना? और जेई में तो आ ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसी में चलो एक काम करते हैं, इसी में चेंज करके तुम्हें होमवर्क देते हैं। ठीक है, देखें तुम क्या दिमाग लगाते हो। ओके चलो देखो, तुम्हें थोड़ी ज्यादा मजा आएगी। ये ऐसे करते हैं, ठीक है? मैं क्या करता हूं, इसको यहां लगा देता हूं मिरर, तुम्हारा एकदम दिमाग मजेदार हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये एंगल है थीटा और आपको गिवन है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ये गिवन है। ओके, इससे यहां पे बेटा ये भी अगर तुमने कर लिया ना तो रियलिटी में मजा आएगी तुम्हें, उसमें कोई डाउट नहीं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिरर रेस्ट पे है। ओके, ये स्लैब रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। ठीक, ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ये मूव कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक, ये डिस्टेंस आपको दी गई है x, ये डिस्टेंस भी आपको दी गई है x और ये डिस्टेंस भी आपको दी गई है x। ओके, अब वो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है ना? अब तुम्हें ये बात तो समझ आ ही रही होगी कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे निकालना ये है, ये था हमारा ओ डैश, वो है ओ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड? दिमाग है तो करके दिखाना, मजा आएगी तुम्हें ये करने में। बाकी सब जगह एयर है, केवल इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो पहले वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना था इसका? म्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? यहाँ ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अंडरस्टैंड कर लेना इसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, तो ये क्वेश्चंस तुम्हें करना है, इसको समझना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे करूंगा, कल एक लेक्चर और इसमें डालूंगा। ठीक है ना? ओके बेटा, तो आज इतना कर लेना और ये क्वेश्चन सारे एक बार देखना और शीट के क्वेश्चंस भी ट्राई करना, तो उसके भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, गुड डे बेटा।